to their channel. Today we are discuss perfect continuous future tense. इससे पहले हमने फ्यूचर टेंस के सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वो वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर फ्रेंड्स नहीं देखा है तो देख लेना। और आज हम लास्ट वाला जो फ्यूचर टेंस का लास्ट जो पोर्शन है परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस वो देख रहे हैं। और इसमें मैंने बोर्ड के सारी मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स, छोटे से छोटे पॉइंट मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कहीं भी क्वेरी या कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने फ्यूचर टेंस में भी यही देखा था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, इससे ही इसकी पहचान होती है। और अगेन ये फिर से इसमें भी आ गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये वर्ड्स है। तो फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है समय के साथ। टेंस में फ्रेंड्स क्या था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यही वर्ड देख के आपको आइडेंटिफाई करना था कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। पर इसमें फर्क क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो समय के साथ दिया होगा, उसमें क्या था, सिर्फ आपको रहे होगे, रहा होगा, रही होगी ऐसे वर्ड हो गए, तब डायरेक्ट आपको डिसीजन ले लेना था कि ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का है तो उसमें भी यही वर्ड आ गया। तो इसमें क्या है, वर्ड तो वही है पर इसको समय के साथ आपको दिया होगा। क्या होगा, आपको ऐसा बोला होगा कि वो 9 बजे स्कूल जा रहा होगा। आपको क्या बोला है, 9 बजे स्पेसिफिक टाइम दिया है, या तो आपको बोला है, आपको एक टाइम दे दिया है, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी मैंने बहुत सारे मतलब डिटेल्स लिखा है, जैसे कि सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में भी काफी सारे अभी जो मतलब स्पीकिंग इंग्लिश में जो क्लासेस होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जो स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट्स थे तो वो भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। फिर एग्जाम्पल्स भी है और इसका स्ट्रक्चर भी है। तो ये सारी चीज आप नोट करके रखना तो आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा और कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 वर्ड हो गए, रहा होगा लास्ट में, या फिर रही होगी, रहे होगे, रही होगी, ऐसे कोई वर्ड्स हो गए। और उसके साथ आपको स्पेसिफिक टाइम दिया होगा कि इतने बजे, 9 बजे ये हो रहा होगा, 9 बजे ये जा रही होगी, 9 बजे वो लोग आ रहे होंगे, या तो 2 घंटे बाद आ रहे होंगे, 2 घंटे बाद जा रहे होंगे, 1 महीने के बाद आ रहे होंगे, 1 महीने के बाद जा रहे होंगे। मतलब आपको कोई भी टाइम दिया है साथ में तो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला है मतलब अफर्मेटिव बोलो या तो आप बोलो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल और शेल। तो ये भी मैंने अगेन बहुत बार वीडियो में बोल दिया है कि पहले शेल यूज होता था, अब शेल नहीं यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश में सारी जगह विल ही यूज होता है, पर आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने शेल भी लिख दिया है। तो विल और शेल आएगा, उसके बाद आएगा हैव बीन आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, आई विल हैव बीन कुकिंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 9 बजे से खाना पका रही होगी। वो भी किसी के साथ बात कर रही है कि कल 9 बजे मतलब सुबह 9 बजे से मैं खाना पका रही होगी। वो भी प्रिडिक्शन लगा रही है कि 9 बजे से मैं खाना पका रही होगी क्योंकि खाने में ज्यादा लोग होंगे या तो गेस्ट होंगे, तो मैं सुबह 9 बजे से खाना पका रही होगी। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई विल हैव बीन कुकिंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने सिंस 9 o'clock के नीचे रेड हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि सिंस और फोर का यूज कब होता है। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कब सिंस यूज करना है तो फोर यूज करना है। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो कहीं भी सिंस लगा देता है या तो कहीं भी फोर लगा देता है। तो याद रखना है सिंस का यूज कहाँ होता है, स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। मतलब आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है, यहाँ मैंने क्या लिखा है 9 o'clock, मैंने स्पेसिफिक बोल दिया कि 9 बजे से खाना पका रही होगी, मैंने स्पेसिफिक टाइम दे दिया। जैसे कि यहाँ आपको लिखा होगा कि वो अक्टूबर से या सितंबर से, या तो लिखा होगा 2022 से
कॉलेज कर रहा है। तो इसी तरह आपको स्पेसिफिक जब टाइम दिया होगा तो आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। और आपको ऐसे बोला है पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ उसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो वो भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश में सब कुछ मतलब समझ में आ जाता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, वही हमारा इंटेंशन है। तो देखते हैं, आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। यहाँ मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि भाई 9 बजे से 10 बजे से 11 बजे से कि 12 बजे से, पर मैंने क्या बोला कि मैं सुबह 2 घंटे से खाना, सॉरी, मैं सुबह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। 2 घंटे से, अब क्या है, 9 बजे से भी नहीं बोला है, 10 बजे से भी नहीं बोला, क्या बोला है, 2 घंटे से खाना पका रही होगी। तो ये जो 2 घंटा मतलब ये भी मैंने हाईलाइट किया, पर इसके आगे 4 है, तो 2 घंटा मतलब क्या है, वो एक पीरियड दिया है, पीरियड लिमिटेशन, मतलब एक टाइम पीरियड आपको दिया है कि 2 घंटे से 9 से 10 बजे खाना पका रहे, ऐसा आपको नहीं बोला। क्या बोला है कि 2 घंटे से, मतलब आपको एक स्पेसिफिक पीरियड दिया है। तो यहाँ क्या लिखे, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको 2 घंटे से बोला है। काफी बार ऐसे बोले कि मैं 2 साल से कॉलेज जा रही हूँ, या तो मैं 2 महीने से वॉकिंग कर रही हूँ, या तो मैं 2 महीने से एक्सरसाइज कर रही हूँ, या तो मैं 3 महीने से मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो ये सब क्या है, एक इसके लिए क्या होगा, फॉर यूज होगा, क्योंकि हम एक टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसका एग्जांपल दिखाया, तो जैसे क्या है, 2 मंथ है, फिर ये 3 ईयर है, या तो लॉन्ग टाइम। आपको काफी बार ऐसे बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टाइम से डाइटिंग कर रही होगी, वो लॉन्ग टाइम से डाइटिंग कर रहा होगा, तब उसका वेट लॉस होगा। तो उसी टाइम पे आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। सिंस कहाँ यूज करना है, जहां आपको स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ लिखा है 9 PM या तो 2022, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है तो आपको सिंस यूज करना है। पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। तो ये दोनों लेके मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं, फिर से इसमें आते हैं कि आई विल हैव बीन कुकिंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 9 बजे से खाना पका रही होगी। क्या बढ़ाया, रही होगी, मतलब कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूस। पर इसके साथ क्या दिया है आपको, सिंस 9 o'clock, तो ये कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। अगर आपको यह टाइम नहीं दिया होता, ऐसे ही बोला होता कि मैं सुबह खाना पका रही होगी, तो कौन सा टेंस हो जाता, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस हो जाता। पर आपको ऐसा बोला कि मैं सुबह 9 बजे से खाना पका रही होगी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि समय के साथ आपको ये वर्ड दिए होंगे तो ही परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस होगा। तो इसको हम कंपेयर कर दे स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर में पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह क्या है, आई, मतलब मैं खाना पका रही हूँ। उसके बाद क्या है, विल हैव, तो यहाँ क्या है, विल और हैव है। उसके बाद क्या है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कुक होता है, और उसको आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कुकिंग। कब से मैं खाना पका रही होती है, तो सुबह 9 बजे से 9 o'clock, तो यहाँ है स्पेसिफिक टाइम, तो हमने आगे लगाया सिंस। उसके बाद आ गया इन द मॉर्निंग, क्योंकि लिखा है सुबह 9 बजे से खाना पका रही होगी, तो इन द मॉर्निंग ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये था उनका एग्जाम्पल। अगर फ्रेंड्स इसमें कुछ कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं सुबह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, तो उसमें भी क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद ये विल है, ये हो गए बीइंग है, उसके बाद कुकिंग एज इट इज रहेगा, पर या सिंस की जगह क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और 9 o'clock की जगह क्या हो जाएगा, 2 hours हो जाएगा, और इन द मॉर्निंग एज इट इज रहेगा। तो फ्रेंड्स इतना डीप में जो मैंने समझाया, वो सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, पर यह समझना जरूरी है। और फ्रेंड्स आपको डरने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है और रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत कम यूज होता है। ये बहुत कम यूज होता है। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है, परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, पर ये परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है वो बहुत कम यूज होता है। उसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का है। तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और हैव है, उसके बाद यहाँ नोट एड हो जाएगा। स्ट्रक्चर यही रहेगा, पर यहाँ विल और हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नोट एड हो जाएगा। उसके बाद आएगा हैव बीन आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा।
और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको अगेन कंपेयर करते हैं एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल मैंने लिखा है आई विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। मैं सुबह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। क्या आया? नहीं आया। तो आपको क्या करना है, यही वाला सेंटेंस हमने यही रिपीट किया है, पर यह क्या आ जाएगा, विल के बाद नॉट एड हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, आई है, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगा वी1 का आईएनजी वाला रूप, मतलब कुक का होगा, कुकिंग होगा, तो यहाँ आएगा कुकिंग। उसके बाद आएगा 2 hours, सॉरी 2 hours इन द मॉर्निंग, क्योंकि 2 hours लिखा है तो 4 लिखेंगे। अगर 9 o'clock लिखा होता तो हम सिंस लगा देते और आएगा इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आपको सिर्फ क्या करना था कि विल के बाद नॉट लगा देना है पॉजिटिव वाले सेंटेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है कि आपको सबको पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट और जो विल शेल जो है उसका प्लेस हम चेंज कर देते हैं, बाकी सारा ऐसे ही रहता है। पर जो सारे स्टूडेंट गलती करते हैं तो मैं इसको हर बार हाईलाइट कर दी थी, ये है क्वेश्चन मार्क, जो सारे लोग भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। विल और शेल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हैव बीन आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ब 1 का आईएनजी वाला रूप, मतलब जो वर्ब 1 है उसके साथ हम आईएनजी लगा लेंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही आपको अलग करता है। मतलब ये तीनों सेंटेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और विल और शेल आगे होगा। इसका हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि विल यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह 2 घंटे से खाना पका रही होगी? मैं किसी को पूछ रही हूँ कि क्या तुम सुबह 2 घंटे से खाना पका रही होगी? तो क्या होगा, क्या मतलब डायरेक्ट जो क्या वर्ड है वो आगे आ गया, तो क्या होगा, विल आगे आ जाएगा। मैं किसी को पूछ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद आएगा हैव बीन आएगा, और उसके बाद जो वर्ब 1 का आईएनजी वाला रूप मतलब कुकिंग आएगा, और उसके बाद 2 hours है तो क्या लिखेंगे, फुल 2 hours। अगर ऐसा होता कि 9 बजे से खाना पका रही हो तो क्या हो जाता, सिंस आ जाएगा। फुल 2 hours इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ पहचानना है कि ये कौन से टेंस का एग्जांपल है। बाकी ये जो सारे जो स्ट्रक्चर है ना वो सारे मिलते जुलते ही है सारे टेंस में, थोड़ा बहुत ही 1 से 2 मतलब सेंटेंस वर्ड ही उसमें चेंज होते हैं। तो ये था विल यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, मतलब क्या तुम सुबह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। जितनी गलती आप करते हैं वो गलती आप ना करें, इसलिए सारी जो गलती करते हैं उसको मैंने हाईलाइट किया। जैसे कि मैंने यहाँ फ्रेंच वर्क का मतलब डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट किया, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट किया। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो अभी हमारे समझने का बाकी है ये समझते हैं। तो इसके इसमें से किसी को भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो आजकल जो फ्लुएंट इंग्लिश का बहुत सारा ट्रेंड है, मतलब स्पीकिंग इंग्लिश बहुत सारे लोग क्लास करते हैं स्पोकन इंग्लिश के, और उसको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, पर काफी स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश के क्लास कर लेते हैं फिर भी इंग्लिश लिखने में बोलने में बहुत सारी गलती करते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना ये सारा मॉडर्न इंग्लिश का है। कि पहले हम क्या करते थे कि विल नॉट लिखते थे, अब उसको क्या आ गया, विल नॉट को हम वोंट भी लिख सकते हैं, यानी कि वोंट मतलब ये नहीं लग WONT, WON और एपोस्ट्रोफी टी करेंगे हम, तो ये हो जाएगा वोंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं या तो कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। विल नॉट को क्या लिख सकते हैं, वोंट लिख सकते हैं। ऐसे ही हम शैल नॉट को सॉरी शैल नॉट को हम क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SHAN और एपोस्ट्रोफी टी आएगा, तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। तो आप ये इस तरीके से लिखो तो भी गलत नहीं है, और ये शॉर्ट फॉर्म यूज करके कॉन्ट्रैक्शन यूज करके लिखो तो भी गलत नहीं होगा।
इसी तरह ये सारे भी शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ वो भी मैंने लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आई विल को हम क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफी एस करके हम डबल एल कर देंगे। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे वी विल का हो गया वेल हो गया, उसके बाद वी विल का क्या हो गया, यू, और एपोस्ट्रोफी एस करके डबल एल। और इसी तरह ही विल का हम ऐसे लिख सकते हैं, ही और एपोस्ट्रोफी एस करके डबल एल। और इसी तरह हम सी विल का भी लिख सकते हैं, सी और एपोस्ट्रोफी एस करके डबल एल कर देंगे। तो ये सारे जो अभी मॉडर्न इंग्लिश में या तो उसकी स्पोकन इंग्लिश के क्लास करते हैं, इसको पता होते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होते। तो जब इस टाइप का है और ऐसे शॉर्ट में लिखा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये सारा यहाँ लिख के रखा है और आपको समझा दिया कि ये शॉर्ट फॉर्म है। आप ये वाला लिखो ग्रीन वाला तो भी सही होगा, और ये रेड वाला शॉर्ट फॉर्म है वो लिखो तो भी सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके कुछ सजेशंस है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।